स्वागत है आप सभी को आज के इस क्लास में। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने इस टॉपिक से अभी तक लगभग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले 2 PDF हमने आपको जो दे रखे थे, उस PDF से हमने 50-50 के अराउंड क्वेश्चन कर चुके हैं। मतलब कि इसका भी 100 नहीं हुआ, इसका भी 50 के अराउंड ही हुए हैं और मिडवाइफरी का 100 क्वेश्चन हो चुका है। इसका आगे का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और इसके बाद आपका जो भी नया टॉपिक होंगे उसके तरफ भी हम लोग पढ़ेंगे। और जो आपका सबसे ज़्यादा और सबसे आसान टॉपिक है वो आपको इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हम ये आपको बार बार कह रहे हैं कि ये टॉपिक आपके लिए आसान भी है और क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है। जो भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में, ANM के एग्ज़ाम में, वो इस टॉपिक से और मिडवाइफरी और इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक से और मिडवाइफरी से हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा भी करेंगे। ये नहीं कि आपके लिए मिक्स क्वेश्चन ला लिए, सब टॉपिक को मिलाकर आपको पता भी नहीं चल रहा है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, आप क्वेश्चन करते जा रहे हैं। हम बार बार आपको बताते हैं कि क्वेश्चन अनंत यात्रा है, उस पर मत चलिए क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये अनंत है। उसको पकड़िए जो मतलब कि सीमित है। जैसे क्या किसी चीज़ के रिगार्डिंग उसका समझना, जैसे कि मैथ रीजनिंग सब हम आपको पढ़ाते हैं तो पूरे बेसिक वाला चीज़ समझा देते हैं ताकि आपका क्वेश्चन ज़्यादा ना करना पड़े। वहाँ पे तो और बहुत सारा प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन है, इसलिए हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। ये नहीं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है उसका भी करवाए जा रहे हैं। इसलिए आपके लिए मिक्स क्वेश्चन नहीं लाते हैं, सबका मिक्स क्वेश्चन होगा, लेकिन वो जब पूरा सारा टॉपिक आपका कवर हो गया रहता उस समय में होंगे। और उस समय में हम लोग फुल टेस्ट भी देंगे, टेस्ट फुल वाला देंगे। अभी आप लोग टेस्ट के पीछे बिल्कुल मत जाइए, अभी अपना सिलेबस पूरा करिए। अगर एग्ज़ाम डेट आ गया नज़दीक तो आप लोगों को टेस्ट तो रिजल्ट दिलाएगा नहीं, आपका सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। टेस्ट सीरीज भी होगा, आपका पूरा जो सारा टॉपिक है उस सारे को मिलाकर टेस्ट लेंगे हम लोग, जिसमें कि आपका क्वेश्चन तो आएंगे सबको मिलाकर, ऐसा तो है नहीं टॉपिक वाइज पूछेगा। हम आपको ये बता देते हैं इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक पे आपको उतना ध्यान देना है। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और जिन्होंने भी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइएगा। आपको अगर रिज़ल्ट चाहिए, अगर इस बार आपको नौकरी लेने है ANM में, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग ज़रूर क्लास में जुड़िएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रखा है। कह रहा है कि हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इस वाले PDF का। ये अभी आप लोगों को नहीं मिला है, मिल जाएगा। जिन्होंने भी पेड बैच में ज्वाइन हुए हैं उन सारे स्टूडेंटों को मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। कह रहे कि आशा का भुगतान होता है। आशा से इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने की चांसेस है, क्योंकि आशा इस बीच में आपने देखे थे कि बिहार कर्मी जो उसका दर्जा था उसको लेकर, वेतन बढ़ाने को लेकर लगातार उसकी मांगे हो रही थी, धरना प्रदर्शन किया गया और हाल ही में उसका वेतन भी बढ़ाया गया, इंक्रीमेंट किया गया है। आप सबको पता है कि आशा कर्मी का इंक्रीमेंट हुआ है, वेतन बढ़ाया गया है। तो इससे निश्चित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। वही पूछ रहा है कि उसका जो वेतन भुगतान किया जाता है, इसलिए उसी पे क्वेश्चन आपके लिए आया है। और आप लोग ये किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा कि आशा कर्मी को जो भुगतान किया जाता है वो कैसे किया जाता है। जो वैतनिक होते हैं, वैतनिक मतलब कि जो वेतन मान्य है वो दे दिया गया, जैसे कि सरकार, आप लोग कहीं जॉब पे जाते हैं, महीना महीना जो वेतन मिलता है उस तरीके से, या अनैतिक वेतन मिलता है मतलब कि कार्य के अनुसार, या कार्य के आधार पर तो नीचे में दिया गया ही है। तो किस तरीके से इसका वेतन मिलता है, तो अभी फ़िलहाल इसका कार्य के आधार पर वेतन दिए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो वेतन है उसका मतलब कि कार्य के आधार पर दिया जाता है। और प्रोत्साहन जो राशि के हम बात करें तो वो भी निर्धारित किए जाते हैं, वो भी दिए जाते हैं। लेकिन इसका आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। कह रहे कि ग्राम पंचायत के मुखिया प्रधान कौन होते हैं। तो देखिए, ग्राम पंचायत होता है और एक क्या होता है, ग्राम परिषद, जो कि आप जिसको म्यूनसिपैलिटी कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर आपका प्रधान की बात करें तो वहाँ पर पौर और उप महापौर होते हैं ना। और यहाँ पर क्या होता है, ग्राम पंचायत में जो जिस भी आप ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं वहाँ पर क्या होता है,
तो वहाँ पर आपको मुखिया देखने को मिलता है। मुखिया सरपंच यही सब होते हैं, मुखिया सरपंच प्रमुख यही बनते हैं ना। तो ग्राम पंचायत के, एक पंचायत का क्या होता है, मुखिया होता है। और यदि हम बात करें वही आपका जिला स्तर पर हो जाता है, तो वहाँ पर आपका देखने को जिला परिषद मिलते हैं। ब्लॉक स्तर पर आपको ये आपका अगर हम बात करें तो जो होते हैं, जो समिति से बनाए जाते हैं वो होते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत का स्तर पर क्या हो जाता है, मुखिया रहता है, उसका प्रधान रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ग्राम पंचायत समिति का प्रधान, पंचायत समिति का प्रधान पूछ रहा है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो, यहाँ पर पंचायत समिति का प्रधान पूछ रहा है। इसका कौन होता है, वीडियो तो होगा नहीं, प्रमुख होता है। प्रमुख बनता है ना, पंचायत समिति ही ना सिलेक्ट होकर प्रमुख बनते हैं। जो पंचायत समिति से वोटिंग किए जीता रहता है वही कैंडिडेट खड़ा हो पाता है प्रमुख के लिए, और सभी पंचायत समिति का वो क्या होता है, हेड होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को। कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चन एक ही जगह है ताकि आपको रिवीजन करने समय आपको ज़्यादा समय ना लगे। आप एक ही बार उल्टाए पीडीएफ को और वहीं पे सारा उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कह रहे हैं कि जिला परिषद का प्रधान होता है। जिला परिषद का प्रधान कौन होता है, तो जिला परिषद का जो प्रधान होता है वो आपका होता है जिला पंचायत अध्यक्ष, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, जिला परिषद के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाएंगे किसका, तो जिला परिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष। अगला हमारा क्वेश्चन है क्या, कि जन्म के समय, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि जन्म के समय जो वजन होता है नवजात शिशु का वो कितना होना चाहिए। अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो वैसे तो इस टाइप का अगर 3 kg भी दे दिया है, 2.5 kg भी दिया है, तो आप लोग 2.5 kg को ही करेक्ट करिएगा। वैसे 2.5 से 3.5 के बीच में होता है। ठीक है, तो इतना मतलब कि नवजात शिशु का वजन होता है, इस रेंज में होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों दे दिया है तो आप 2.5 kg को, 2.5 kg को क्या कर सकते हैं, टिक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं दिया, मतलब कि यहाँ पे ये नहीं रहा था 4 kg रहता, तब हम 3 kg को कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे 2.5 kg को ही क्या इसका जो नवजात शिशु का वजन है वो काउंट में रखेंगे। आंसर हम इसी का करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका थोड़ा सा इसका नंबरिंग उल्टा पुल्टा है, लेकिन ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इसका मतलब कि रेंज में वायरी करता है, 2.5 से कितना 3.5 के बीच में वायरी करता है। ठीक है, तो अगर ऐसे हम देखें तो 3 भी हो जाएंगे, क्या कि अगर हम जोड़े दोनों को तो क्या हो जाएगा 5 दूनी, ऐसे ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, दोनों एक ही कोई ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, कोई एक ही रहेगा, कन्फ्यूज आप एग्जाम में नहीं होगा। 5 5 10 हुआ, 3 2 5 1 6 हो गया, तो इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो वैसे हमको कितना आ रहा है 3 kg आ रहा है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ये नहीं कहिएगा कि सर ये गलत है ये सही है। ठीक है, आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन रहेगा इस पर। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 बच्चों के बीच समयांतर के लिए जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उसके लिए सबसे सर्वोत्तम जो साधन है वो क्या है। मतलब कि 2 बच्चे के जो अंतराल है उसको बढ़ाना है, मतलब कि 3 वर्ष पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच का अंतराल 3 वर्ष 4 वर्ष इतना मतलब कि गैपिंग रखना है। तो उसके लिए मतलब कि जो परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग होता है, परिवार नियोजन का उसका सर्वोत्तम साधन क्या माना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन से समझते हैं। कह रहा है कि गर्भ जो निरोधक है उसका इस्तेमाल करके, या MMT करना, या कॉपर टी लगाकर, या खाने वाले गोली का इस्तेमाल करके, जो गोली आता है उसका इस्तेमाल करके। तो सबसे बेहतर क्या हो जाएगा, सबसे सर्वोत्तम हमने आपको बता भी रखे हैं पहले, तो मिडवाइफरी के चैप्टर में यहाँ भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। तो कॉपर टी लगाकर उस अंतराल को बढ़ाया जाता है, क्योंकि ये मतलब कि परफेक्टली 5 से 10 साल के अंतराल तक काम करता है। तो इसका हम यदि बात करें उतना मतलब कि इसका एक्यूरेटली वर्क करते हैं, मतलब कि गर्भधारण को रोक सकता है। अगर उससे पहले आप मतलब कि उससे कम अंतराल रखना है तो वो भी उसमें हो सकते हैं। तो इसका हम और भी डिटेल्स में जानकारी जानते हैं क्योंकि नए स्टूडेंट बहुत सारे ज्वाइन हुए हैं।
अब आपके लिए विद फिगर हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अच्छा, हमने आपको पहले भी बता रखा है जिसको आईयूडी प्रवेशन भी कहा जाता है, जिसका नाम क्या, फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है इसका। तो इसका मेनली वर्क ही वही है, गर्भधारण को रोकना। जैसे कि इसको कॉपर टी के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं भी आईयूडी भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज और घबराना बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से उसका हमने फुल नेम भी बता दिया। कह रहा है कि कॉपर टी का उपयोग मुख्य रूप से एक प्रभाव, मतलब कि उसका एक रूप, उसका जो कॉपर टी का जो उपयोग हो जाता है वो मुख्य रूप से एक प्रभावी होता है और गैर हार्मोनिकल होता है। इसमें कोई हार्मोनिकल नहीं होता है, क्योंकि ये मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर ये जो टी शेप का वाइट कलर का दिख रहा है ना, ये मतलब कि सेट किया गया है, लगाया गया है। ये मतलब कि कहाँ पर लगाया जाता है, तो यूटेरस में, गर्भाशय में लगाया जाता है, जो कि इसके प्रवेशन के बारे में भी हमने आपको बताए थे कि वजीना के मार्ग से इसको लगाया जाता है। या तो डॉक्टर लगाते हैं या आप लोग भी लगा सकते हैं। जब आप लोग का एक्सपीरियंस 5 साल या 6 साल अगर आप एएनएम कर्मी के तौर पर वर्क करते हैं तो आप लोगों को ये काम दिए जाते हैं। इसमें सारा पॉइंट लिखा गया है कि ये गैर हार्मोनिकल क्या होता है, गर्भ निरोधक होता है, इसके रूप में कार्य मतलब कि करता है ये, जिसमें कि महिला के गर्भाशय में लगाया जाता है। और कॉपर टी का आकार जो होता है उपकरण, मतलब कि 5 से 10 साल तक ये चलता है। जिस आकार से ये बनाया जाता है इसका मतलब कि 5 से 10 साल तक ये वर्क करता है, एफिशिएंटली ये वर्क करते हैं। उतने समय तक के लिए ये गर्भधारण को रोक सकते हैं और 99% से भी अधिक प्रभावी होता है। वही बोले कि इतने समय तक ये बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रभावी होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसका मेनली फंक्शन होता है कि कॉपर जो टी लगाए जाते हैं वो शुक्राणु को जो गति होता है उसको रोकने का काम करते हैं। गति करने के जो गति का जो शुक्राणु जो गति करता है, मूवमेंट होता है, उसको रोकने का कार्य करता है। और गर्भाशय को इस तरह बदलकर ये क्या करते हैं, मतलब कि गर्भधारण को रोकने का काम करते हैं। इसमें और भी सारे डिटेल्स यहाँ पर लिख दिया गया है। ये आपका नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी स्टूडेंट जुड़ा हुआ है पेड क्लास के ग्रुप में, वहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताए जाते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन ना आए। और अगर आपको इस बार रिजल्ट चाहिए एएनएम में तो ज़रूर आप लोगों को यहाँ पर क्लास करनी चाहिए। निश्चित ही आप लोगों का रिजल्ट होगा और इसके लिए आप लोगों को इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से आपका थ्योरी अगर चीज़ें बताते हैं तो वहाँ से किसी भी तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आप बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अब तो इसके बारे में आप पूरा डिटेल्स में समझ गए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वारंटाइन का अर्थ बताना हो, मतलब कि कह रहा है कि क्वारंटाइन का अर्थ होता है। और क्वारंटाइन के बारे में तो इससे पहले कोई नहीं जानते थे, लेकिन कोरोना के समय में तो सब जान गए कि क्वारंटाइन का असली मतलब क्या होता है। आप गांव में भी किसी से पूछिएगा, अब कुछ लोग भूल गए होंगे, उस समय तो सबको पता था कि क्वारंटाइन होता क्या है। वैसे फिर भी सबको याद होंगे कि क्वारंटाइन होते क्या है। कोरोना समय में ये शब्द आपको बहुत सुनने को मिलते थे, तो क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो क्वारंटाइन कर, चलिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। कह रहा है कि गांव छोड़कर बाहर चले जाना, या संक्रमित रोगियों को का गांव में नहीं होना रहना, मतलब कि जो भी संक्रमित है रोगी उसको गांव में नहीं रहना, या संक्रमण से ग्रसित रोगी से मिलने की मनाही। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर क्वारंटाइन किए जाते हैं तो जो भी संक्रमित व्यक्ति होते थे, तो आप देखते थे कोरोना काल में उसको 14 दिन के लिए मतलब क्वारंटाइन कर दिया जाता है, मतलब कि उससे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेंगे, या तो किसी कमरे में या किसी जगह रख दिए जाते थे। उसका सारा चीज़ें प्रोवाइड किए जाते थे जब तक उसका जो भी कोरोना का इफेक्ट था वो समाप्त नहीं हो जाते थे। जो भी कोरोना पॉजिटिव होते थे उसको मतलब कि क्वारंटाइन किए जाते थे। उस समय आप सब ने ये सारी चीज़ें जाने भी थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोरोना से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और सब शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें कोरोना के समय में जो वर्क किए थे आप सबका वहाँ पर जो लगाया गया था, मतलब कि टेम्प्रोरी ही लगाए गए थे, ये नहीं कि मतलब कि आपको बहाली किया गया था, तो उसको वेटेज दिया गया है। वेटेज दिया गया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब उसका चर्चा वहाँ पर किया गया है। आपने फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि वहाँ पर दिया गया है, अगर जिस भी कैंडिडेट ने कोरोना के समय में अपना कार्य किया है तो उसका कार्य अनुभव का लाभ मिलेगा, उसको अंक दिया जाएगा।
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने उस समय में किए थे, तो उसको फ़ायदा मिलना भी चाहिए, क्योंकि उस समय में उतना क्रिटिकल सिचुएशन में बिना जॉब का वो अपना सेवा दिए थे, कार्य किए थे, तो उसे इस बहाली में तो उसे वेटेज देना ही चाहिए, और वो ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने बिना कहे जॉब का वहाँ पर वर्क किया था, तो उसको मिलेगा ही। कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग संक्रामक रोग है, मतलब संक्रामक मतलब कि एक से दूसरे में फैलता है, एयर टू एयर या किसी भी माध्यम से वो फैलता है, तो उसे क्या कहते हैं, संक्रामक रोग। जैसे कि खांसी सब हो गया, ये सब क्या है, जैसे इसमें बहुत सारे इसमें दिया गया ऑप्शन, इसमें आपको खोजना है कि इसमें से कौन संक्रमण रोग है। ये दूसरा पेज पर आ गया। पहला है मलेरिया, दूसरा है हैजा, दूसरा है और तीसरा क्या है, फ्लेरिया। तो मलेरिया सब तो नहीं है, लेकिन हैजा, आपने हैजा के बारे में सुने होंगे कि ये फैलता है, मतलब क्या है, एक से दूसरे में फैलता है, मतलब कि ये क्या है, संक्रमित रोग है। ठीक है, इसके बारे में तो आपने बहुत चर्चा सुने होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे है। अगला आपका क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दीर्घकालिक चर्म रोग है, किस प्रकार का रोग है, एक्जिमा रोग है, कुष्ठ रोग है, कैंसर रोग है, या किस प्रकार का रोग है। तो ये मतलब कि जो दीर्घकालिक लंबे समय से जो चर्म रोग होते हैं उसको कुष्ठ रोग के श्रेणी में रखे जाते हैं। आप अगर जाते होंगे हॉस्पिटल में तो वहाँ पर ये सब लिखा रहता है, जो भी इस चर्म रोग का जो भी डिपार्टमेंट रहता है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि 10 ही क्वेश्चन किए, लेकिन हमने बहुत क्वेश्चन किए। जो थ्योरी पॉइंट बताए हैं वहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप बना सकते हैं। जिस तरीके से और भी सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं वही सारी चीज़ हम आपको बताते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फ्रेम हो सकते हैं, बन सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा वायरस रोग है, मतलब वायरस जो फैलता है उसको वायरस रोग कहते हैं। जैसे क्या कोरोना भी क्या था, एक वायरस रोग ही था जिसमें कोरोना आया था, लेकिन कोरोना आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। जैसे कि टीबी दिया गया है, और क्या दिया है, चेचक दिया गया है, डिप्थेरिया दिया गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, चेचक क्या है, एक तरीके से वायरस रोग है। चेचक एक से दूसरे में क्या होता है, फैल भी जाते हैं। वैसे वायरस जनित रोग चेचक को माना जाता है, इसमें वायरस की मौजूदगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल ऑफ हेल्थ काउंसलिंग की स्थापना कब की थी। सेंट्रल ऑफ हेल्थ काउंसलिंग जो है उसका स्थापना कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1956 में हुआ था, 1952 में, 1998 में, या कब किया गया था, या 1948 में। तो ये कब हुआ था, तो ये आपका थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे है, सी हो जाएगा। 1952 में इसका क्या हुआ था, सेंट्रल ऑफ हेल्थ काउंसलिंग की स्थापना हुई थी कब, 1952 ईस्वी में। ठीक है, WHO सब के बारे में हमने मिडवाइफरी टॉपिक में ही बता रखे हैं। उसकी स्थापना 1948 में हुए थे, जो कि उसके बारे में हमने आपको वहाँ पर बता रखे थे कि हमारे देश के आज़ादी के 1 साल बाद वह हुआ था। उसके बारे में और भी डिटेल्स बताए थे। जो भी क्लासेज हुआ उसका प्लेलिस्ट टाइप का सारा एक ही जगह, एक सब्जेक्ट का आपको जो भी क्लास ज्वाइन करते हैं उसको मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर रिजल्ट लेना है तो अगर इस बार जॉब करनी है तो ज़रूर आप लोग क्लास में जुड़िएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं, और जो भी आपका फ्रेंड होंगे उनके पास भी ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो, ताकि वो भी क्लास में जुड़ सके। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी। तो पहली बार जो भारत में जनगणना हुआ था, जनगणना मतलब कि सारी चीज़ों का आंकड़ा लगाता है, पता लगाता है। जैसे कि भारत में कितने बच्चे हैं, कितना बुजुर्ग है, कितना युवा है, इनकम रेट क्या है, सारी चीज़ों का पता लगाया जाता है उसमें। लास्टली हमारे देश में जो जनगणना हुआ है वो कब हुआ था, तो लास्टली हमारे देश में जो जनगणना हुए हैं वो आपका हुआ था 2011 में। 2011 के बाद 21 में होना था, 10 साल बाद होता है, लेकिन कोरोना कारण उसमें नहीं हो पाया है। 21 में कोरोना था, क्योंकि 20 में ही कोरोना आ गया था, लेकिन 21 में भी प्रभाव था उसका, उस कारण से
जो जनगणना होनी थी वो टल गई, तो नहीं हो पाया। लेकिन लास्टली जो डाटा है अभी 11 का ही है और 11 के ही डाटा पर क्वेश्चन पूछा जाता है। 2011 का जो डाटा है उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे पिछले डाटा पे नहीं पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे चाहे आपका जीके वाले जो जीके वाले पोर्शन होंगे उसमें पूछे जाए या इसमें पूछे जाए, वहाँ पे भी क्वेश्चन जनगणना 2011 के जनगणना से कोई न कोई क्वेश्चन आ ही जाते हैं। किस राज्य में कितना लिंगानुपात है या किसका साक्षरता दर अधिक है, किस राज्य में कितना महिलाएं पढ़ी है, भारत की महिला में कितना साक्षरता दर है, ये पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से। या भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, बिहार का है। किसका है, बिहार का है। 1102 है पर मतलब कि किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो 1102 व्यक्ति है। मतलब कि हमारे राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है और ज़मीनें कम है, उसी को मतलब कि कह सकते हैं जनसंख्या घनत्व जिसको कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है और सबसे कम शिक्षा दर बिहार का ही है। सबसे गरीब में भी बिहार ही है और सबसे ज़्यादा शिक्षित बोले 2011 के जनगणना के अनुसार, तो आप लोग उसे ज़रूर बताइएगा, आप सबको पता है। ठीक है, उसके बारे में तो सब जानते हैं। नेक्स्ट आपका वहाँ पे एक क्लास जीके वाले में उसी पे होगा साक्षरता दर, उसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 2011 के जनगणना को लेकर। तो ये कह रहा है कि प्रथम बार भारत में जनगणना कब हुई थी, तो ये जनगणना हुई थी आपका 1800, इसमें क्या दिया है 1951 दिया है, 1931 दिया है, 1981 दिया है। पहली बार जनगणना हुआ था वो 1881 में हुआ था और लॉर्ड रिपन के समय में ये हुए थे। तो पहली बार 1881 में हो गया था और उसके बाद लगातार होते आ रहे हैं जनगणना। और लास्टली पूछेगा तो लास्टली 2011 में हुआ है और सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आपको आएंगे जनगणना से वो 2011 के ही डाटा पे पूछेंगे, क्योंकि लेटेस्ट हमारे पास यही है। अगला क्या है कि नर्सेज का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। आप सब ने रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है, ये तो हमसे ज़्यादा आपको पता है कि कहाँ पे होता है। आप सब ने करवाए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बीच में भी किया है। जैसे कि दिया है कि राज्य के नर्सेज रजिस्ट्रेशन परिषद में या स्वास्थ्य सेवा निर्देशालय में या ड्रग्स कंट्रोल परिषद में या सिविल सर्जन कार्यालय में। तो आपको पता है कि इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, तो राज्य का एक जो काउंसिल बना होता है नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, वहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका और जैसे कि हम बात करें तो NRTS पे आप लोग जो करते हैं NRTS पे भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, कि हमारा मतलब कि क्या है सारी चीज़ें जो ANM का वो वेरीफाई हो जाए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या कह रहा है, तो चलिए कह रहा है कि ANM जो आप लोग जो एग्ज़ाम दीजिएगा इस बार आप ही लोग से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ANM के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि ANM किसके अंतर्गत आते हैं, पूछ रहा है कि ANM किसके अंतर्गत आते हैं। आप लोग जो वर्क करिएगा तो वो मतलब कि किसके अंतर्गत रहिएगा। कह रहा है कि एक्यूरेटिव स्टाफ या प्रिवेंटिव स्टाफ या प्रोमेटिव स्टाफ, तो किसके अंतर्गत आते हैं आप लोग, तो आप लोग प्रोमेटिव स्टाफ के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि उपकेंद्र में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पर्यवेक्षक होता है। जो उपकेंद्र बना है जो कि आपको ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलते हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है वहाँ पर कह रहा है कि महिला जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उसका पर्यवेक्षक कौन होता है, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक या स्वास्थ्य सहायक, या आपका ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है लेडी डॉक्टर। तो कौन होता है, तो
तो उपकेंद्र में जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होता है उसका पर्यवेक्षक जो सारी चीज़ों को जांच करते हैं, मतलब कि निरीक्षण करते हैं, वो कौन होते हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य सहायक हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप ही लोग से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र की आबादी क्या होती है? आशा के बारे में हम लोग जान चुके थे कि 1000 आबादी पर एक आशा कर्मी को नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्य क्षेत्र की जो आबादी है वो कितना होती है, कितने आबादी पर एक महिला स्वास्थ्यकर्ता को मतलब कि लगाए जाते वर्क पे जॉब दिए जाते हैं। इसी कारण से आप लोगों का लगातार वैकेंसी आते हैं, हर साल वैकेंसी आ रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या जिस अनुसार है उस अनुसार आप लोग का भी वहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए। तो वही आपसे पूछ रहा है, जैसे कि दिया है 1 से 2000, 3 से 5000 या 2 से 3000 और ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, या 5 से 10,000। तो क्या हो जाएगा? ये मतलब कि 3 से 5,000 के बीच में होता है। कितना पे? तो 3 से 5,000 के बीच में जो महिला कार्यकर्ता होता है उसका कार्य क्षेत्र का अवधि जो आबादी है वो इतना पे होते हैं। ठीक है, ये समझ गए। और इसके बाद आशा कर्मी के बारे में हम लोगों ने जो पहला फर्स्ट 1-2 क्लास हुए थे वहाँ पे ही हम लोग जान चुके थे कि आशा कर्मी को 1000 आबादी पर नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य कम्युनिटी हेल्थ का अर्थ क्या होता है? स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सुधार। अगला है कि पुनर्वास एवं व्यावसायिक चिकित्सा, समस्त स्वास्थ्य एवं वातावरण संबंधित सेवाएं या रोगों को निदान। तो क्या होता है? क्या आपसे पूछा जा रहा है? कह रहा है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ का क्या मतलब होता है? तो कम्युनिटी मतलब क्या? सामुदायिक है तो स्वस्थ, जो समस्त स्वास्थ्य है एवं वातावरण मतलब क्या? कम्युनिटी के लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे? जो मतलब कि कम्युनिटी में तो सभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, मतलब समस्त व्यक्ति आ जाएंगे, तो समस्त मतलब सभी का स्वास्थ्य एवं वहाँ का जो इन्वायरमेंट होते हैं उससे संबंधित क्या हो जाएगा? मतलब कि इसका कम्युनिटी स्वास्थ्य का अर्थ होता है। मतलब कि आप वहाँ का वातावरण को शुद्ध रखिएगा, वहाँ तभी वहाँ के सभी जो कम्युनिटी का जो लोग है वो क्या हो पाएंगे? समस्त लोग स्वस्थ रह पाएगा। तो इसके नाम से ही हमारा आंसर निकल रहा था। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को याद ही नहीं करना होता, आप लोग जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा वहाँ से उसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको उस पर बहुत सारे क्वेश्चन में सोचना नहीं रहता, क्वेश्चन से ही आपको आंसर मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से स्वास्थ्य शिक्षा में किस विषय वस्तु को प्राथमिकता दी जाती है? मतलब कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वास्थ्य शिक्षा में किस वस्तु को प्राथमिकता दी जाती है? आकलन लगाने का, जो क्रियान्वयन है उसका, मूल्यांकन का, या किसको प्राथमिकता दी जाती है? तो इन सभी को प्राथमिकता दी जाती है। किसका? तो आकलन करना भी, मतलब कि स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब कि जो प्राथमिकता है वो आकलन, पहले आकलन लगाएगा ना, उसके बाद क्रियान्वयन करेगा, उसके बाद मूल्यांकन करेगा। तो ये सभी उसका क्या है? प्राथमिकता इन सभी वस्तुओं को दिए जाते हैं। तो इतने सारे हम लोग क्वेश्चन आज किए हैं। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे बहुत सारा क्वेश्चन हुआ है, और भी हमने आपको जैसे कि जनगणना से लेकर और भी सारे क्वेश्चन बताए, आईओडी के बारे में, कॉपर्टी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स में बताए। तो वो सब सारे उससे क्वेश्चन जो भी हम बताए उससे रिलेट करके कितना भी क्वेश्चन बनाएगा तो अब आप उसका जवाब दे सकते हैं। कह रहे कि कुपोषण का प्रमुख कारण क्या है? अभी आप देख रहे होंगे कि इजराइल और क्या? तो गाजा, इजराइल और गाजा, इन दो जगह पर युद्ध चल रहा है, जिसमें कि गाजा को पूरे सारे चीज़ों के मतलब कि रिगार्डिंग उसका इजराइल का अभी उस पर क्या है
सारे चीज़ पर उसका जो नियंत्रण है वो बना हुआ है, जिस कारण से वहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं उसके पास भोजन सब की भी दिक्कतें आ रही हैं, जिस कारण से वहाँ पर बहुत सारे बच्चे कुपोषण का भी शिकार हो रहे हैं। तो वही कारण है कि कुपोषण का प्रमुख कारण आप लोग अभी न्यूज़ में देखे ही होंगे। तो ये सब क्वेश्चन न्यूज़ में चर्चित, जो भी अभी रिसेंटली चर्चित रहते हैं, वो सारे चीज़ का क्वेश्चन, उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल ही जाएगा। तो कुपोषण से जो प्रमुख कारण है, कुपोषण होने का प्रमुख क्या कारण है? प्रोटीन, कैलोरी की कमी, खनिज लवण की कमी। खनिज लवण से तो हमें कोई तात्पर्य है नहीं, विटामिन की कमी। तो मेनली जो कुपोषण का कारण है वो क्या है? प्रोटीन, कैलोरी की कमी से कुपोषण का प्रमुख जो कारण है वो क्या है? मतलब कि इसका कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख कारण क्या है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, सही तरीके से खाना ना मिलने का कारण वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिससे कि उसके बॉडी में प्रोटीन और कैलोरी की कमी होने लगती है। तो अब आप लोग जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी आपका क्लास छूटा हुआ है वो सारे क्लासेज भी मिल जाएंगे, और भी जो आगे की नोट्स क्लासेज होंगे वो सारे आपको मिलते रहेंगे, और जो वैकेंसी की सारी इन्फॉर्मेशंस और भी जो भी जानकारियां हैं, किस तरीके से आपके आगे का प्रिपरेशन करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताए जाते हैं क्लास के ग्रुप में। साथ ही आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे टॉपिक लगभग स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ कुछ ही क्लास हुए हैं, इसलिए अभी आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी छूटा हुआ क्लास है वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, जिसको क्लास ज्वाइन करना रहेगा इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।